हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है, इसको हम जानेंगे। अगर आपको भी नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है या फिर नेट और जेआरएफ होता क्या है, अगर आपको भी नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, आमतौर पर आप सभी ने सुना होगा वो नेट जेआरएफ की तैयारी करती है या फिर वो नेट जेआरएफ की तैयारी करता है, लेकिन नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज़ को समझेंगे। नेट और जेआरएफ में एलिजिबिलिटी क्या होती है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, अगर हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो कितने टाइम तक ये वैलिड है, तमाम इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सिंगल वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है कि जो जानकारी आप तक पहुँची हो और आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ठीक है, तो आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, नेट और जेआरएफ के अंतर को समझने से पहले, ठीक है, नेट और जेआरएफ में अंतर को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे जिनको नेट और जेआरएफ ही नहीं पता होगा कि नेट और जेआरएफ क्या है। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो नेट और जेआरएफ को पहले हम विस्तार से एक एक करके समझ लेते हैं, तब हम दोनों में अंतर समझेंगे और तभी हम समझ पाएंगे भी कि अंतर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आप बिल्कुल सही चीज़ों से अवगत हो सकें। और यहाँ पर देखिए, मेरे द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि जो भी चीज़ें बताई जाए बिल्कुल आप सभी को स्पष्ट चीज़ें बताई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम पहले नेट को समझ लेते हैं कि नेट होता क्या है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, बहुत अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि क्या अलग से एग्जाम देना पड़ता है, नेट के लिए अलग, जेआरएफ के लिए अलग, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि नेट और जेआरएफ से लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अब इससे रिलेटेड आप कोई और वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया जाए। तो पहले हम नेट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम नेट के फुल फॉर्म की बात करें तो या आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हिंदी में बात करें तो होता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ठीक है, होता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यानी इस प्रकार देखिए, एक प्रकार का जो नेट हो वो एग्ज़ाम है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यहाँ पर आप आगे विस्तार से देख सकते हैं। देखिए, नेट का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है इंग्लिश में, के माध्यम से किया जाता है। यानी जो नेट का एग्ज़ाम है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से किया जाता है। और किसके द्वारा कराया जाता है, उस एजेंसी का नाम है एनटीए। ठीक है, एनटीए आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि देखिए, जो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, सारा एनटीए के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो आप सभी ने एनटीए ज़रूर सुना होगा और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। पेपर लीक होने के मामले में अन्य चीज़ों के साथ भी इसका काफ़ी ज़्यादा संबंध होता है। जैसे कि अगर हम हायर लेवल पर बात करें, हायर एजुकेशन के मामले में बात करें तो एनटीए का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो एनटीए क्या है, देखिए, एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी है। यूजीसी ने अपना सारा जिम्मा एनटीए को सौंप रखा है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। चाहे आप अभी यूजी पीजी का भी एग्ज़ाम देख रहे होंगे, एनटीए के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप नीट का, जो एमबीबीएस वाला नीट होता है, उसका भी आप देखे होंगे कि एनटीए के द्वारा ही कराया जाता है, या फिर नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एनटीए के द्वारा ही कराया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो एनटीए है वो केवल व केवल एक एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जिम्मा उसे दिया गया है। बाकी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये एक हायर एजुकेशन के लिए इसका गठन किया गया है कि एग्ज़ाम को पारदर्शी तरीके से संचालित कराया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट का। आपने यहाँ पर देखा, नेट का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कराया जाता है। इसका उद्देश्य होता है सभी विद्यार्थियों को सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य घोषित करना। ठीक है, यानी कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉलेज में या फिर विश्वविद्यालय में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है, ठीक है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है तो आप वहाँ पर आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे, अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ साथ देखिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो नेट सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी सरकारी विश्वविद्यालय में या फिर गैर सरकारी यानी जो निजी कॉलेज होते हैं वहाँ पर आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। यानी पीएचडी में नेट के
सर्टिफिकेट के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट आप इंटरव्यू के माध्यम से आप दाखिला ले सकते हैं। पहले देखिए एडमिशन में ये होता था कि अपना अपना कॉलेज का जो होता था एंट्रेंस एग्जाम होता था। जैसे बीएचयू में बात करें तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता था, यानी आरईटी बीएचयू में कराया जाता था। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो फिर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ता था। जिनका नेट क्वालिफाई नहीं होता था वो रेट दे देते। लेकिन आप सभी को पता है 2024 में जून वाला जो सेशन हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पीएचडी में एडमिशन मिलेगा केवल और केवल नेट, जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी के हिसाब से ही एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेट क्वालिफाई करने का ये लाभ होता है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो किसी भी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पीएचडी के लिए एडमिशन में के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि नेट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जेआरएफ। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं जेआरएफ को लेकर, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए एक प्रकार का ये एक फेलोशिप है, यानी वित्तीय सहायता आपको दी जाती है, आर्थिक सहायता बोलिए या फिर वित्तीय सहायता आपको दी जाती है। यानी अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो नेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में आप पीएचडी के लिए दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, साथ ही साथ यानी एडिशनल रूप में आपको फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेआरएफ भी नेट परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। यहाँ पर जे मैंने लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, जेआरएफ भी नेट परीक्षा के माध्यम से ही दिया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य शोध, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसर्च को बढ़ावा देना है। यानी कि जो वित्तीय सहायता आपको दी जाती है, फेलोशिप आपको दी जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि जब आप शोध कर रहे हो, ठीक है, यानी जब आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप आराम से शोध करें, यानी आप आराम से पीएचडी करें। जेआरएफ के तहत अभ्यर्थियों को शोध के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और ये 31,000 से आपको 35,000 तक दिया जाता है। और कुल मिलाकर आपको एचआरए आप जोड़ देंगे तो 40,000 तक आपको प्रति माह, यानी प्रत्येक महीने आपको 40,000 तक स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ देखिए आप किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो किसी भी विश्वविद्यालय में, लाइक बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इन यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए, या स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के हिसाब से आप अपना दाखिला पीएचडी में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम दोनों में अंतर समझेंगे और बहुत ही विस्तार से समझेंगे, तो आपको यहाँ पर तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और दोनों में देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से हम दोनों के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आप सभी के लिए बनाया है नेट और जेआरएफ में अंतर, जो कि मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि आप सभी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई जा सके जो अपनी बातें हैं, यानी कि जो नेट और जेआरएफ में अंतर है उसको यहाँ पर अच्छे से समझाया जा सके। और इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। तो आप यहाँ पर नेट है, यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो कि अभी हम बात करेंगे कि एग्जाम वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आयु सीमा के बारे में बात करेंगे, पहले अंतर को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नेट देख सकते हैं, यहाँ पर जेआरएफ है। ठीक है, और यहाँ पर पहलू यानी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करें कि अगर हमने नेट क्वालिफाई किया है तो लक्ष्य क्या होगा और जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो लक्ष्य क्या होगा। ठीक है, यानी हमारा एम क्या होता है अगर हमने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो देखिए सहायक प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब किसी भी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जेआरएफ का मतलब ये होता है कि शोध के लिए, यानी आप जब पीएचडी कर रहे हैं तो आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि पीएचडी में एडमिशन भी मिलता है, सहायक प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एडिशनल होता है आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यानी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी आपको फेलोशिप यहाँ पर दी जाती है अगर आपका जेआरएफ है तो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैं चीज़ आप सभी को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए कट ऑफ को लेकर है। ठीक है, कट ऑफ देखिए अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा कम कट ऑफ गया है तो आपका नेट हुआ है। और वहीं जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, जो टॉप विद्यार्थी होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, यानी जो जेआरएफ की कट ऑफ जाती है वो काफ़ी हाई जाती है नेट के कंपेयर में। ठीक है, मान लीजिए कि 100 अंकों का कोई है, ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, वैसे तो आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, चलिए यूजीसी नेट को ही लेकर मानते हैं। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है आप सभी को पता है कि 300 अंकों का कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, 300 अंकों में। तो अगर देखिए अगर हम जनरल की बात करें और सब्जेक्ट
को लेकर बात करें आर्कियोलॉजी, तो आपका 210 प्लस है तो आपको जेआरएफ मिलेगा। वहीं आपका 180 है, 190 है तो आपको नेट मिलेगा। इतने का ही अंतर होता है, लेकिन देखिए अंतर तो बहुत ही मामूली सा होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जो अभ्यर्थी यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं उनको ही पता होगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए जेआरएफ जो होता है बहुत ही कम अभ्यर्थियों को दिया जाता है और नेट के कंपेयर में जेआरएफ बहुत ही कम अभ्यर्थियों को दिया जाता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी जो बताया है आपको आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट का बताया है कि इतना कट ऑफ जाता है। ठीक है, अब हम बात करें वैधता यानी वैलिडिटी के बारे में। ठीक है, सॉरी, वैधता के बारे में अगर हम बात करें कि नेट का कितना रहता है, तो देखिए अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो ये पूरा आपका जीवन प्रयत्न चलता है। ठीक है, यानी जीवन भर चलेगा नेट। इसकी जो वैलिडिटी है वो समाप्त नहीं होती है। वहीं अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें तो ये 2 सालों के लिए मान्य होता है, यानी 2 सालों में आपको पीएचडी में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखिए अगर हम वित्तीय सहायता की बात करें कि फेलोशिप हमें नेट के थ्रू मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसमें देखिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बीएचयू में बात करें, अलग यूनिवर्सिटी में भी मिलता है। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात करें जैसे कि बीएचयू में बात करें, तो आपको प्रति माह 8,000 रुपये इसमें प्रदान किए जाते हैं। अगर आप नेट के जरिए पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रति माह 8,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं बीएचयू में। बाकी अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल है, मैं बीएचयू का बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तब तो आपको 31,000 यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद सब जोड़ जाड़ के यहाँ पर आपको 40,000 प्रति माह मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका जेआरएफ है तो आप यहाँ पर शिक्षण में भी जा सकते हैं और यहाँ पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी शोध भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में कुछ अंतर है जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। अगर आप आने वाले दिनों में यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने की सोच रहे हैं या दे रहे हैं, तो ये जो अंतर है आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिए अगर हम यहाँ पर आयु सीमा की बात करें, यानी कि हम अगर जेआरएफ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, अगर हम नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए एक चीज़ और है, आप सभी ध्यान दीजिए कि आप अगर मास्टर्स में अगर आप जनरल कैटेगरीज हैं तो आपका 55% होना अनिवार्य है, यानी एमए में आपका 55% होना अनिवार्य है, तभी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप SC ST OBC EWS से आते हैं तो आप 50% में ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और साथ ही साथ देखिए नेट की अगर हम बात करें आयु सीमा के बारे में, तो आप आजीवन भर नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी जब तक आप मर नहीं रहे तब तक आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ में देखिए एक चीज़ है, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल से आते हैं, तो आपकी जो उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए। 30 साल के बाद आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल आपका नेट ही वैलिड होगा। इसके बाद देखिए एक चीज़ और है, अगर आप महिला हैं, ठीक है, और जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहती हैं और आप सामान्य वर्ग से हैं, तो आप 35 वर्ष तक भी आप सामान्य महिला हैं, यानी कि आप सामान्य वर्ग से आती हैं तो 35 वर्ष तक भी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और साथ ही साथ देखिए जो कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, यानी रिजर्वेशन SC ST OBC, ये 35 वर्ष तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 5 वर्षों का इसमें छूट दिया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप सभी के साथ साझा करनी थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर मन में संदेह हो, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जेआरएफ और नेट के बारे में पहले समझाया है कि नेट और जेआरएफ होता क्या है, फिर चार्ट के माध्यम से आप सभी को अंतर बताने का प्रयास किया है कि दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप सभी को नेट और जेआरएफ में जो मामूली सा अंतर होता है, लेकिन पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत, देखिए समय नहीं, यहाँ पर मेहनत की बात है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो मैंने प्रयास किया है कि आप सभी को समझा पाऊँ। अब आप सभी ने कितना समझा होगा ये आप सभी को पता होगा। तो देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना है नेट जेआरएफ या PhD से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और देखिए वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो जानकारी आप तक पहुंची है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। और नेट जेआरएफ या फिर PhD एडमिशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।